हेलो फ्रेंड्स, हिंदी के सभी विद्यार्थियों का एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस आदि DSSB जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, हिंदी साहित्य की और कक्षाएं अगर आपने नहीं देखी हैं तो आपको वो कक्षाएं प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। प्लीज़ आप वहां से जाके विजिट कर सकते हैं। तो समय को ना बर्बाद करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा विषय रहेगा चारण या रासो साहित्य। जिस प्रकार रास साहित्य का संबंध, रास साहित्य का वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। जिस प्रकार रास साहित्य का संबंध जैन परंपरा से है, उसी प्रकार रासो साहित्य का संबंध वीरों के वर्णन से है। वीरों के इस रासो में वीरों का वर्णन किया गया है। इसी आधार पे रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल की संज्ञा दी थी। अब रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग शब्दों से रासो शब्द की उत्पत्ति को माना है। जैसे कि गारसा दातासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानी है। और आप लोग जानते ही होंगे राजसूय क्या होता है। तो राजसूय एक यज्ञ होता था और उसी से मानते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो राजसूय से हुई है। फिर दूसरे हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो रासो शब्द की उत्पत्ति को रसायन शब्द से रास शब्द की उत्पत्ति हुई और रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई। तो ये मूल मानते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो रसायन शब्द से हुई है। फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त, चंद्रबली पांडे, विश्वनाथ प्रसाद सिंह और नरोत्तम स्वामी, इतने जो हमारे आचार्य रहे हैं, ये मानते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई है। डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश से मानते हैं। कविराज श्यामल दास थे वो मानते हैं कि जो रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो रहस्य से हुई है। काशी प्रसाद जायसवाल भी रहस्य से मानते हैं और नंद दुलारे वाजपेयी रासो शब्द की उत्पत्ति रास से मानते हैं, रास शब्द से। रामस्वरूप चतुर्वेदी रासो शब्द की उत्पत्ति को रस या राउस से मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से रास की उत्पत्ति हुई और रास से रासा की उत्पत्ति हुई और रासा से रासो की उत्पत्ति हुई। जिस तरह से आचार्य शुक्ल जी ने रासो शब्द में 3 स्टेप बताए थे, इन्होंने 4 स्टेप बताए हैं। फिर बात आती है कि शुक्ल जी ने वीर गाथा काल के अंतर्गत रासो अथवा चारण साहित्य का वर्णन किया है। क्यों? क्योंकि जो वीर गाथा काल है, वीर गाथा काल का मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि रासो साहित्य का मतलब है या रासो साहित्य का अर्थ है या रासो साहित्य का संबंध है किससे है, तो वीरों के वर्णन से है। और यही वीरों के वर्णन को आधार मानकर शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा। तो जब उन्होंने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा तो शुक्ल जी ने क्या किया कि वीर गाथा काल के अंतर्गत रासो या चारण साहित्य का वर्णन किया है। सिंपल सी बात है। मिश्र बंधुओं के अनुसार चंद्रवरदाई को हिंदी का वास्तविक कवि कहा जाता है। रासो साहित्य के अंतर्गत जो मुख्य कवि हैं वो चंद्रवरदाई हैं। अब चंद्रवरदाई ने कौन सी रचना की थी ये आप हमें कमेंट करके बताइए। शुक्ल जी के अनुसार, मिश्र बंधुओं के अनुसार, मिश्र बंधुओं ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम और वास्तविक कवि माना है। और अगर शुक्ल जी की माने तो उन्होंने चंद्रवरदाई को प्रथम महाकवि एवं उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को महाकाल माना है। अगर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो उन्होंने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद में माना है।
ये संवाद अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे कि कौन सा महाकाव्य या कौन सा काव्य या कौन सी रचना किस संवाद में रची गई है। इनके अपने अपने नियम भी हैं, वो भी हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे। फिर लिखा है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पृथ्वीराज रासो में 68 या 69 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। डॉक्टर राम किशोर शर्मा ने 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग बताया है। इन्होंने 68 या 69 बताया है और इन्होंने 72 प्रकार का बताया है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। उसमें इन्होंने चंदवरदाई को छप्पय का राजा कहा है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि चंदवरदाई को छप्पय का राजा किसने कहा है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये आती है कि पृथ्वीराज रासो को कौन से विद्वानों ने प्रामाणिक माना है, किन्होंने अर्ध प्रामाणिक माना है और किन्होंने अप्रामाणिक माना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रामाणिक की। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हिंदी के और जो विद्यार्थी हैं उन तक पहुंचाएं ताकि इसका लाभ और लोग भी ले सकें। तो बात करते हैं किसकी, प्रामाणिकता की। तो प्रामाणिक ग्रंथ को किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है और किसने? श्याम सुंदर दास ने माना है। कर्नल टाड, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ये दो भाई हैं, राधा कृष्ण दास और मोतीलाल मेनारिया, इतने लोगों ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ माना है। अब बात करते हैं कि अर्ध प्रामाणिक में कौन कौन आता है। तो अर्ध प्रामाणिक में आते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, सुनीत कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय और विपिन बिहारी चतुर्वेदी। ये आप जरूर मस्ट भी याद कर लेना क्योंकि ये पेपर में एक क्वेश्चन तो इससे बनता ही बनता है। तो ये जो 5 लोग हैं इन्होंने अर्ध प्रामाणिक माना है। ये कुछ चीज़ों को मानते हैं कि हाँ ये प्रामाणिक है, कुछ चीज़ों को मानते हैं कि ये इतिहास सम्मत नहीं है। उसमें जो चीज़ें लिखी हैं कुछ समय से लिखे हैं तो उनको ये मानते हैं कि ये इतिहास सम्मत नहीं है और उसी आधार पर इन्होंने प्रामाणिक और अप्रामाणिक अर्ध प्रामाणिक माना है। अब अप्रामाणिक कौन कौन मानते हैं? तो अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो जो है वो अप्रामाणिक ग्रंथ है, इसमें इतिहास जैसी कोई चीजें नहीं है। और अप्रामाणिक में ही और लोग भी आते हैं, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के साथ साथ कविराज श्यामल दास, देवी प्रसाद, कवि मुरारी दान, डॉक्टर वूलर और गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, ये इतने लोग हैं जो इस रचना को यानी कि पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। फिर बात आती है कि नरोत्तम स्वामी, वो क्या मानते हैं कि वो पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य मानते हैं। अब वीर गाथा काल कह लें या आदिकाल कह लें, इसकी रचनाएं मुख्य कौन कौन सी हैं उनमें प्रकाश डाल लेते हैं थोड़ा सा। तो मुख्य रचनाएं कौन कौन सी है? पहले नंबर पे आती है खुमाण रासो में शुक्ल जी ने 9वीं सदी की रचना मानी है, 9वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है और इसका कई विद्वानों ने 913 और कुछ विद्वानों ने 917 समय बताया है, लेकिन अलग अलग समय है इसलिए 9वीं शताब्दी याद रखना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। फिर लिखा क्योंकि इसमें 9वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश खुमाण सिंह के युद्धों का वर्णन मिलता है। इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना दलपति विजय ने की है। ये आप पूरा ना याद करें तो अलग अलग लिख लें, जैसे खुमाण रासो है, बीसलदेव रासो, परमाल रासो और वो अभी जो पढ़ा था पृथ्वीराज रासो, ये सब एक साइड लिख लें और इनके रचनाकारों को एक साइड लिख लें। ये तो आप याद ही कर लें क्योंकि ये मैचिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है कि इनके जो रचयिता हैं वो दलपति विजय हैं और ये 5000 छंदों का काव्य ग्रंथ है और इसमें दोहा, अब जब ये काव्य ग्रंथ है तो इसमें दोहा, सवैया, कवित्त आदि छंदों का प्रयोग किया गया है और इसकी भाषा कैसी है? राजस्थानी हिंदी है क्योंकि ये माने जाते हैं कि वहीं के हैं और जो ये राजा साहब हैं ये भी वहीं के हैं।
तो ये रचना कहाँ की मानी जाए? ये इसमें भाषा भी वही होगी, राजस्थानी होगी। फिर दूसरी रचना आती है, वो हमारी आती है बीसल देव रासो। तो बीसल देव रासो की रचना किसने की? तो नरपति नाल ने की। कब की? तो 1155 ईस्वी में की। ये भी एक गेय काव्य है। गेय काव्य का मतलब कि ये भी काव्य में है, गद्य में नहीं है। ये 4 खंडों में विभाजित है, लेकिन शुक्ल जी ने इसकी रचना 1212 विक्रम संवत माना है ना। और ये ईस्वी में है और ये विक्रम संवत में है। सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन बीसल देव रासो में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 12 मासा का वर्णन कहाँ मिलता है। उसके बाद में हम्मीर रासो। तो हम्मीर रासो के बारे में पढ़ेंगे तो प्राकृत पैंगलम में, प्राकृत पैंगलम एक ग्रंथ है, प्राकृत पैंगलम में इस काव्य के कुछ छंद मिलते हैं और इसी आधार पर शुक्ल जी ने इसके अस्तित्व की कल्पना की है। मतलब ये माना गया है कि इस तरह का कोई ग्रंथ रहा होगा, लेकिन अभी इसकी कोई उपलब्ध प्रति नहीं है, मतलब इसकी कोई ओरिजिनल प्रति नहीं मिली है। बस प्राकृत पैंगलम नाम का एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ में इसके कुछ छंद मिलते हैं और इसी आधार पर शुक्ल जी ने माना है कि इस तरह की कोई एक रचना रही होगी। फिर बात करते हैं परमाल रासो की। तो जो परमाल रासो है ये उत्तर प्रदेश में आलाखंड नाम से प्रचलित है, जो परमाल रासो के मूल रूप का विकसित रूप माना जाता है। ये रासो और ये आला का जो क्षेत्र है वो महोबा क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र मेन माना जाता है और ये बरसात के दिनों में गाया जाने वाला एक गीत काव्य है। और इसमें आला उदल जो 2 भाई थे, उन दोनों भाइयों की वीरता का वर्णन ज़्यादा मिलता है, जो आला खंड है। और इसके रचयिता जो हैं वो जगनिक हैं और ये महोबा के राजा परमार देव का आश्रित था। जो जगनिक थे वो महोबा के राजा परमार देव के आश्रित कवि थे और इसका रचनाकाल है वो 13वीं सदी माना जाता है। अब बात करते हैं किसकी? तो अब बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की, जो इस समय का, इस काव्य का, यानी इस समय के जो काव्य हैं या वीर गाथा काल के जो काव्य हैं या रासो काव्य हैं, उन काव्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है वो पृथ्वीराज रासो है। और पृथ्वीराज रासो पे ही अभी वो चर्चा करेंगे हम लोग हैं। तो देखते हैं कि शुक्ल जी ने चंद्रवरदाई को हिंदी के प्रथम महाकवि माना है, हिंदी का प्रथम महाकवि माना है, लेकिन पृथ्वीराज रासो को उन्होंने ऐतिहासिक सम्मत पर अप्रामाणिक ग्रंथ माना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो घटनाएं वर्णित हैं और जो इतिहास में घटनाएं वर्णित हैं उनका मेल मिलाप हो नहीं पा रहा। मतलब मेल मिलाप का मतलब ये है कि वो समय निश्चित बैठ नहीं पा रहा है, आपस में सामंजस्य नहीं बना पा रहा है कि हाँ ये इस समय ऐसा हुआ गया है। और बहुत से यहाँ पे चरित्र ऐसे दिए गए हैं जो कि इतिहास से मेल नहीं खाते हैं। तो ये सब आधार बनाकर शुक्ल जी ने इस रचना को अप्रामाणिक माना है। लेकिन इस रचना में जो छंदों का प्रयोग हुआ है, जो गेय शैली का प्रयोग हुआ, वो इतना अच्छा प्रयोग हुआ है कि इनको चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि कहा है। वो अलग बात है, लेकिन हाँ दोनों से रिलेटेड तो है ही। तथा दिल्ली के नरेश पृथ्वीराज चौहान जो थे वो अजमेर के थे और वो उनके जो नाना रहते थे, वो तो खैर इतिहास की बात हो जाएगी, इतिहास में ही पढ़ेंगे उसको तो ज़्यादा सही है। तो पृथ्वीराज रासो का जो सामंत था तथा राजकवि माना है। फिर पंडित हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार चंद्रवरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था और आचार्य शुक्ल जी की जो बुक है उसमें इनके वंश का पूरा वर्णन दिया गया है कि ये कितने बच्चे थे, फिर उनके बच्चे और आज इनका परिवार कहाँ रहता है, कौन कौन है इनके परिवार में। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। शुक्ल जी ने 1168 में माना है तथा लिखा भी है कि रासो के अनुसार यह भगत जाति के जगत नामक गोत्र के थे। अब जो पृथ्वीराज रासो रचना है इसके 4 संस्करण हैं। तो सबसे बड़ा संस्करण जो है वो पहला वाला संस्करण है
ठीक है। और जिसका प्रकाशन यानी पहले संस्करण का प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो वो नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ और इसकी हस्तलिखित या प्रति के आधार पर रसों का संपादन कराया था। कब कराया गया, तो 1855 में कराया गया। और इसकी प्रतियां कहाँ संग्रहालय हैं, कहाँ सुरक्षित हैं, तो उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित हैं। तो ये भी याद रखने की चीज़ है कि इसका पहला संस्करण जो चारों संस्करणों में सबसे बड़ा है, प्रकाशन उसका कहाँ से हुआ, तो नागरी प्रचारणी सभा से हुआ। कब हुआ, तो 1585 में हुआ। और इसकी प्रतियां कहाँ सुरक्षित हैं, तो उदयपुर में सुरक्षित हैं। फिर द्वितीय संस्करण की बात करते हैं, तो द्वितीय संस्करण में पृथ्वीराज रासो के 7000 छंदों का काव्य है, यानी उसमें द्वितीय संस्करण में 7000 छंद संकलित हैं। अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं। इसकी कहाँ है, उदयपुर में। इसकी कहाँ है, बीकानेर और अबोहर में। और इसे 17वीं ईस्वी में लिखी गई, या ये माना जाएगा कि 17वीं ईस्वी में ये प्रकाशन में आई। फिर तीसरा संस्करण लघु संस्करण है, यानी छोटा है। इसमें कितने छंद हैं, 3500। इसमें कितने हैं, 7000। तो इससे जस्ट दुगना, और ये इससे बड़ा है। और जिसमें सॉरी ये गलत हो गया, 19 समय का मतलब होगा कि 19 सर्ग हैं। समय को सर्ग भी कहते हैं। और जो जैसे सर्ग होता है या अध्याय होता है, किसी में खंड होता है, तो इसमें सर्ग हैं, कितने हैं, 19 सर्ग हैं, या कहते हैं कि 19 समय हैं। संस्करण की लिखित प्रतियां कहाँ सुरक्षित हैं, तो बीकानेर में सुरक्षित हैं। फिर चौथे संस्करण की बात करते हैं, तो चौथा संस्करण सबसे छोटा संस्करण है और इसमें केवल 1300 छंद हैं। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने आदि विद्वान मूल रासो मानते हैं, यानी ये सबसे छोटा है। चौथा वाला सबसे छोटा संस्करण है, पहला संस्करण सबसे बड़ा संस्करण है और इसमें 1300 छंद हैं। और इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, और दशरथ शर्मा के साथ साथ और अन्य विद्वान भी इसको मूल रासो मानते हैं। फिर ये देखो पॉइंट है, वो पॉइंट देखते हैं कि 1875 ईस्वी में सर्वप्रथम डॉक्टर वूलर ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर, एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, वो जयानक की रचना है, ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया है। ये अप्रामाणिक है, अप्रामाणिक घोषित किया है। तभी से प्रामाणिक और अप्रामाणिक का विवाद उठा था। पहले कोई ऐसी बात थी नहीं, लेकिन जब इन्होंने ऐसा कहा तो वो फिर विवाद उठ गया। फिर किसी ने कहा ये प्रामाणिक है, किसी ने शोध करके कहा ये अप्रामाणिक है, किसी ने कहा नहीं इसमें कुछ रचनाएं हैं, कुछ इसमें कथन है, कुछ समय है जो उसके साथ मिल रहे हैं इतिहास के साथ, तो ये थोड़ा सा प्रामाणिक है, थोड़ा सा अप्रामाणिक है, तो इसको अर्ध प्रामाणिक मान चुके, वो हम पीछे देख ही चुके हैं। अब बात करते हैं जयचंद्र प्रकाश की। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार ने इस ग्रंथ में, यानी जयचंद्र प्रकाश की रचना किसने की, तो भट्ट केदार ने की। इस ग्रंथ में कन्नौज के सम्राट का गुणगान किया है और ये एक महाकाव्य है। ये मस्ट भी याद रखने वाली बात है, क्योंकि ये महाकाव्य, खंड काव्य एक साइड, और एक साइड महाकाव्य, खंड काव्य, गद्य काव्य, मुक्त काव्य, दुनिया के काव्य बता देते हैं और उनको मिलान करने के लिए दिया जाता है, तो ये याद रखने वाली बात है। फिर आता है कि इसी प्रकार जैसे भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश की रचना की, उसी तरह मधुकर कवि ने जय मयंक जसचंद्रिका की रचना की थी, जिसमें जयचंद्र का वर्णन था। जयचंद्र कहाँ के राजा थे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिर लिखा है दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी इनको पूछ लेते हैं कि ये किसकी रचना है, और इसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता क्योंकि ये रचनाएं उपलब्ध नहीं है। फिर आता है रणमल्ल छंद। रणमल्ल छंद 1454 में श्रीधर ने रचना की थी। रणमल्ल छंद की ये भी अनुपलब्ध ग्रंथ है और इसकी रचना, रणमल्ल छंद की रचना 1454 ईस्वी में, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि कितना लिखा है, तो 1454 ईस्वी में रणमल्ल छंद की रचना श्रीधर ने की थी। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है, और आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनको भेजें ताकि इसका लाभ सबको मिल सके। धन्यवाद।